Hello everyone, my name is Ritu and I am going to teach third chapter of economics class 12. Okay? हम ऑलरेडी बता चुके हैं एनसीईआरटी की कौन सी बुक चल रही है. अगर आप सब लोगों ने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर या वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. चलिए शुरू करते हैं. आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इस चैप्टर में ये सब पॉइंट कवर करेंगे हम. देखिए टॉपिक्स क्या क्या हैं: इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन जो है आपका वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इट डिपेंड्स क्या सर्कमस्टांस थे. ठीक है, चलिए स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी. मैं ये आपको सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. It is a mixture of two economy. First one is capitalist and second one is socialist. Okay? इंडिया जो है जिस चीज़ को फॉलो करती है वो दो इकोनॉमी है. फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट एंड द सेकेंड इज सोशलिस्ट. 1991 के आसपास की बात है. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस था, हमारे पास रीपेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं थे और हम बोरो कर रहे थे हम बोरो कर रहे थे अमाउंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज या अदर कोई किसी भी कंट्री से भी कह सकते हैं. ठीक है, ताकि हम अपनी जो इम्पोर्ट्स की गई चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए जो हमने खरीदी हैं उनकी पेमेंट कर सकें. ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ इम्पोर्ट की है तो आप उसकी पेमेंट किसी करेंसी में तो करेंगे, अंडरस्टूड है. ठीक है, तो वो इंडियन रुपी में ना होकर डॉलर या किसी और अदर कंट्री की करेंसी में हो सकती है, जिसके लिए हमें फॉरेन रिजर्व्स हो गए या अदर अब्रॉड्स में कोई भी कंट्री हो गई जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, हम उनसे पैसे अमाउंट ले लेते हैं. वर्ल्ड बैंक का नाम सबने सुना होगा, है ना. एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ओके, IMF नाम सुना होगा. इन सब से भी पैसे ले लेते. ठीक है, ऑल दिस लेड टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अ नेट टू सेट अ पॉलिसी मेजर्स व्हिच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. देखिए हमें इन सबसे ना ऊपर ओवरकम करना है. हमारे यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है. हम इवन 14 दिन तक भी अपना खर्चा नहीं चला सकते, इतना हमारा लेवल गिर गया है. किस सेंस में? क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं रहे हैं. ठीक है, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास क्राइसिस आ रखी है. चलिए बैकग्राउंड पढ़ते हैं हल्का सा. द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनसफिशिएंट मैनेजमेंट. ऐसा क्यों माना गया कि भाई इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया. ठीक है, जिस वजह से ऐसा हुआ. और ये कब की बात है? 1980s के आसपास की. ठीक है, वी नो दैट द इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमें सब कुछ बेटर करना है, हमें बेटर रिफॉर्म्स लाने हैं. उनकी रिफॉर्म्स जो हमने लेके आना है उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, ओके, तो क्या है, चलिए नेक्स्ट. डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसीज रिक्वायर दैट इवन थ्रू दी रेवेन्यू वर वेरी लो. हम पॉलिसी जो ऑलरेडी रिक्वायर है हमारे लिए, ठीक है, डेवलपमेंट की, वो बहुत स्लो थे, बहुत स्लो. द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट द इट्स रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट. जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा था वो सब किस में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, इन सबको मीट करने में चला जा रहा था. इट मीन्स ठीक करने में. ठीक है, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो बेसिकली किससे होता है? टैक्स से. और टैक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना. हमारा इनकम टैक्स जाता है, GST के बारे में पता होगा, आपने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी सुना होगा, टोल टैक्स सुने होंगे. ठीक है, ये सारे हमारी टैक्स की फॉर्म्स हैं. टैक्स की फॉर्म्स वैसे दो होती हैं, उसके अंदर ये कैटेगराइज हैं. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आगे मैं आपको बताऊंगी. ये पिक्चर है, ये आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जो हमने पीछे पढ़ा है. हमारे सर पर बहुत डेट है, इट मीन्स एक तरीके से लोन लिया, उधार लिया हुआ है. ठीक है, और हम उसको एट अ सर्टेन टाइम नहीं उतार पा रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. अगर उस डेब्ट की पेमेंट करनी है जो कि ऑलरेडी हमारे ऊपर क्या है, बर्डन है, और उस डेब्ट की पेमेंट के लिए हमने अपने ऊपर एक और लोन ले लिया. ठीक है, एक एग्जाम्पल से सुनिए. पाकिस्तान के बारे में तो सब जानते हैं. ठीक है, हमारी नेबर कंट्री है, उसके हालात क्या हैं सबको पता है. इनके हालात इतने ख़राब हैं कि इनके पास फंड नहीं है, रिजर्व्स नहीं बचे हैं. तो इनके पास ऑलरेडी इनके सर पे लोन है, मान लीजिए एक लोन है. ठीक है, इस लोन को उतारने के लिए ये एक और लोन ले लेते हैं. अब सोचो, एक सर पे पहले ही था, एक और लोन ले लिया है, इंटरेस्ट रेट भी देनी है, तो इनकी क्या हालत होगी. ठीक है, ऐसा मान लीजिए. यानी आपके जेब में पैसे नहीं है, फिर भी आपको खर्च करने तो आपने अपने दोस्त से मांग कर दे दिए.
चलिए आगे. Neither was an attempt to made to reduce such profligate. Profligate means होता है खर्चीले काइंड ऑफ, ठीक है, वेस्टेज काइंड ऑफ स्पेंडिंग. छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और आपके पास 10 रुपये हैं पॉकेट में और आप स्कूल के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते होंगे कंट्रीब्यूट किया और कहीं खाने निकल गए, ठीक है, तो कहीं खाने निकल गए, 10-10 रुपये 20-20 रुपये सबने इकट्ठे किए, वो 100 रुपीज़ बन गए और आपने कंट्रीब्यूट करके कुछ खरीदा. सपोज करते हैं हमने छोले भटूरे की एक प्लेट खरीदी, ठीक है, तो ये एक ठीक है मस्ती मजाक के स्वाइन, बट 10 रुपये की चीज़ थी, किसी ने 40 लगा लिए, किसी ने 10 लगा लिए, करते करते इकट्ठा हमने 100 रुपये किए और स्पेंड कर दिए. सेकेंड डे 2 दोस्त नहीं आए और फिर किसी का खाने का मन है 100, तो हमने बोरो करके खाना शुरू कर दिया, ठीक है, खाना डेली है बट, है ना, तो ये रॉन्ग है. वो आप जिससे बोरो कर रहे हैं आप उसे उतारेंगे नहीं या आप बाद में डिनाई कर देंगे तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, है ना, कि यार मैं नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं है, ऐसा करते हैं. चलिए, देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट. हमारे पास सफिशिएंट है ही नहीं अमाउंट कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, एटलीस्ट इंटरेस्ट अमाउंट भी पे कर पाए. IBRD का सबने नाम सुना है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं. इसके अंदर 2 हैं, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक, हुआ क्या, हमने इनसे रिसीव किए $7 मिलियन एज अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस. कब थी क्राइसिस हमारे यहाँ पे 1980s के अप्रॉक्स. तो उस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए, उभरने के लिए हमने कितने लिए, $7 बिलियन. फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्ट इंडिया टू लिबरलाइज एंड सोन ओपन. ओके, इन्होंने क्या किया, अगर हमें ये लोन दे रहे थे तो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी. कोई फ्री में कुछ नहीं देता, कॉमन सेंस है. अगर हमें दोस्त से काम करवाना है तो हमें पता है उससे क्या हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त की मैथ्स बहुत अच्छी है, आप उससे मैथ्स सीख लीजिए और बोलो ठीक है मैं तेरी कॉपी बना दूंगा, कर देना वैसे, ठीक. तो हुआ क्या, इन्होंने कहा ठीक है हम आपको $7 बिलियन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को थोड़ा लीनियंट बनाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, ताकि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो आपके यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके. ठीक है, इंडिया के सामने कोई और रास्ता नहीं था तो इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया. आगे चलते हैं. इंडिया एग्री टू कंडीशनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF. किसने कंडीशन मान ली, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, ओके. तो ये जो पॉलिसीज थी ये थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसिस्टिंग ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये जब कंडीशंस इंडिया ने मान ली तो हमारे यहाँ पे नई रिफॉर्म शुरू हो गई. ठीक है, चलिए, बहुत सारी बैरियर्स, जो रुकावटें थी, जो भी हमने होल्ड की हुई थी कि भाई इतना लिमिट है, आप मतलब ये सब आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सब हमने भी थोड़े से ढीले कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, ताकि गवर्नमेंट का रोल हल्का फुल्का कम हो जाए. द स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर द शॉर्ट टर्म. कुछ मेजर्स ऐसे हैं, देखिए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अपनाए जाते हैं. ठीक है, ओके. एक और होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसी. ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होती हैं, पेपर में आ सकता है. लॉन्ग टर्म मेजर्स में कौन सा ऑप्शन, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल, तो यू कैन आइडेंटिफाई. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स होती है और स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स है वो शॉर्ट टर्म्स होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बेटा रिजिडिटीज होता है, रिजिडिटीज काइंड ऑफ रिजिड फिक्स. ठीक है, वो सब रिमूव करना है कि बिल्कुल कोई बिल्कुल अड़ गया है किसी चीज़ के लिए, वो कम करना है. द गवर्नमेंट इनिशिएट अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज सच एज फॉल अंडर दीज हेड्स. द गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा लूज किया, हल्का किया, ताकि गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और बाहर की जो कंट्रीज थी वो उसमें इन्वॉल्व हो गई. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो हमारी पॉलिसीज़ में मेन थे. ठीक है, द गवर्नमेंट इनिशिएट अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर दीज 3 हेड्स. फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, 1991 में शुरू हुआ. ठीक है, क्राइसिस याद रखिए. क्राइसिस के बाद हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए गए. लोन देने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि आप कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए ताकि फॉरेन कंट्रीज के जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप हो सकें इंडिया में. तो एक किया और उसमें से पहला पॉइंट 1991 वाला लिबरलाइजेशन है. ओके, डीरेगुलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. डीरेगुलाइजेशन मीन्स ओके मशीनरीज वर इन्फोर्स्ड टू वेरियस वे. इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइसेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट इन अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज. होता क्या था ना, पहले अगर गवर्नमेंट को कोई फॉरेन बंदा, अगर कोई फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर रहा है तो ऐसे ही कोई लाइसेंस नहीं देता था,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता था कि यार हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को क्या था, अपने देश की इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है। तो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, उन्हें अच्छा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बेटर करने के लिए वो नहीं देते थे, क्योंकि पता है अगर बाहर की इंडस्ट्री आई और वो सस्ते रेट पे हमारे यहाँ पर कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं और वो हमारी मार्केट में बेच रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डिक्लाइन कर जाएंगी। ठीक है, ओके। एंड कुड बी द प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ चीज़ें होती थी जो सिर्फ और सिर्फ SSI में ही प्रोड्यूस होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होंगी। कंट्रोल ऑन फिक्स प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, कंट्रोल होता था गवर्नमेंट का प्राइस फिक्सेशन पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऐसा करना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आप में से कोई इंडस्ट्री खोलता है, फॉर एग्जांपल आप सब बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री खोली और आपने एक ऐसा दाम रख दिया जो आपको लग रहा है यार ये बेस्ट है, मैं ऐसे नीचे नहीं बेचूंगा, तो गलत है ना, मोनोपोली आ जाएगी ना। या सपोज कीजिए आपने ऐसा कर दिया, सारी इंडस्ट्री सेम है, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज है, और सारी गारमेंट इंडस्ट्रीज में आपने क्या किया, कोई 500 की शर्ट दे रहा है और आप लगे 200 रुपये की शर्ट बेचने, तो क्या वो जो अदर इंडस्ट्रीज है आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के उनका कोई माल खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? कोई नहीं। तो आपने क्या कर दिया, मार्केट खराब कर दी। इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करती थी। इंडस्ट्री लाइसेंस वॉज अबॉलिश फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट्स। ये सब समाप्त कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, एक्सेप्ट अल्कोहल में नहीं किया गया, सिगरेट में, हजार्डस केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, ड्रग्स में। ये ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं है, ये मेडिसिन वाले ड्रग्स हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड द ओनली इंडस्ट्री विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। इन सब को छोड़ के ये सब में अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इजीली इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे दिया जाने लगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए ही छोड़ी गई क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी। डिफेंस इक्विपमेंट कंपलसरी है, ऑटोनॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय SSI, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज़ बीन डिजर्व्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज अ मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया कि ठीक है आप भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नाम से ही लग रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, सेक्टर एक्सचेंज ऑपरेशंस हो गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हो गई। ठीक है, ये सब कौन रेगुलेट करता है? RBI। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था ये? इसका एक्ट कब था? 1935। हेडक्वार्टर आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुंबई याद रखिएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। द RBI डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्फ। RBI ही है जो फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, जो सबको डिसाइड करता है, सारे बैंक्स को, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, डिसाइड करता है कितना अमाउंट रखना है, क्या रेट्स रखनी है, क्या नेचर होगा, कौन सी एक्टिविटी चला रहा है, सब कुछ, सारा डेटा इनका RBI कंट्रोल करता है। ठीक है, द रिफॉर्म्स पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिश ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन अ बैंक वर रेज्ड टू अमाउंट 50%। क्या है बेटा इसका मतलब? रिफॉर्म पॉलिसीज थी जो इस्टेब्लिश की गई प्राइवेट बैंक्स के लिए भी एज वेल एज फॉरेन के लिए भी। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII अच्छा है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, सच एज मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, सबने नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड आता भी है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एक लाइन आती है नीचे से ना। पेंशन फंड आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इन सबको भी अलाउ कर दिया क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है, इन सबको भी अलाउ कर दिया कि आप भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे? टैक्स में भी कुछ सुधार किए गए, कुछ बेटर किया गया। ठीक है, क्या थे वो देखते हैं। विच करेक्टली नोन एज ऑफिशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज थी, जिन्हें कलेक्टिवली ऑफिशियल पॉलिसी बोला जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल पे डायरेक्टली लगे हैं। सपोज करते हैं आप सैलरीड है, आप कहीं पे काम करते हैं, एम्प्लॉय है कहीं के, और वहाँ से आपको सैलरी मिली और आपने उस सैलरी पर टैक्स दिया, वो इंडिविजुअल होगा। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट के अंदर। और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट भी डायरेक्ट के अंदर आएगा। सिंस 1991 देयर हैड बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द टैक्स ऑफ टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम। टैक्स तो जो टैक्स था 1991 के आसपास सारे इंडिविजुअल्स पे कम कर दिया गया है। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है मंथ की और आपको 10% टैक्स देना है, तो कितना इनकम जाएगा आपका? 10,000। ठीक है,
10,000 आपका टैक्स चला गया, यानी आपके इन हैंड कितना आया 90,000। बट अगर यही टैक्स 10 से कम करके 5% कर दिया जाए तो अब आपके हाथ में कितना आएगा 95। कैसे? 1,00,000 का 5% निकाला 5,000, 1,00,000 में से 5,000 माइनस किया, 95 इन हैंड, और 5,000 किसको चला गया? गवर्नमेंट। ठीक है, ये कम करना हो गया। तो इन सब में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्प्रूव किए। ठीक है, द रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टैक्स which was very high earlier, शुरू में वो बहुत ज़्यादा हाई था, has been made to reforms the indirect taxes, बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, बहुत सारे टैक्स के फॉर्म्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लीव्ड ऑन अ कमोडिटी, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कमोडिटी पे लगाया जाता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटी। आपने एक्साइज टैक्स का नाम सुना है? ओके, जीएसटी सबने सुना होगा। जीएसटी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। जीएसटी के अंदर कॉम्बिनेशन है सारा वैट टैक्स का और आपका सर्विस टैक्स का, जितने भी जब कमोडिटी पे लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शंस पे लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं, वो सब किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में। 2017 के बाद से सब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। अनदर कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्म्स इन दिस एरिया ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और चीज़ें देखिए, रिफॉर्म्स में तो हम बदलाव किया ही किया हमने साथ में, और सिंप्लीफाई भी किया, चीज़ों को आसान बनाया, ठीक है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। फॉरेन एक्सचेंज, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन फॉरेन एक्सचेंज। एक्सटर्नल सेक्टर में जो पहली बार रिफॉर्म्स लाए गए वो किस में थे? फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। 1991 एंड इमीडिएट मेजर्स टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको पता है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। इंपोर्ट मीन्स अगर आपने कोई सामान किसी और कंट्री का अपने देश में मंगाया, अपनी कंट्री में मंगाया, दिस इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स आपने अपनी कंट्री का सामान किसी और देश में, किसी और कंट्री में भेजा है, दैट इज एक्सपोर्ट। किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करना बेटर माना जाता है, साउंड माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो और आपसे पूछा जाए विच वन इज बेटर, तो आप कंडीशन देख लीजिए। ये वाली या ओके, आई होप अभी तो आप खैर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ऑफलाइन है। एक्सपोर्ट वाली कंडीशन ज़्यादा मान जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप दूसरी कंट्री का पैसा अपने देश में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बेटर है क्योंकि आपके रिजर्व्स ऐड होंगे, उसमें पैसा आएगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या रिफॉर्म्स लाए गए? द एम वॉज प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। क्या थे भाई? एफिशिएंसी लानी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना है, पहला डन। लिबरलाइजेशन लाना है, इनिशिएट करना है, इंक्रीज करना है इंटरनेशनल कंपटीशन को, ठीक है, किया भी, अपनाया भी हमने, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मतलब वो साथ साथ तो कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी पॉवर्टी है, अगर हम बाहर के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, तो साथ साथ अपनी जो ऑलरेडी भारत में इंडस्ट्रीज है उन्हें तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिसमेल्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाया। सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब कोई देश कोटा या टैरिफ, दो तरीके के टैक्स फॉर्म्स हैं, लगाता है तो वो कंट्रोल करता था कि नहीं, आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे देश में नहीं बेचेंगे, या आप इसके जितना भी अमाउंट है, जिस भी प्रोडक्ट का जितना भी अमाउंट है, आप उस पर कुछ चार्ज करके उसकी चीज़ की कीमत बढ़ा देते थे, जिससे वो हमारे देश में आते आते महंगी हो जाती थी और फिर कोई खरीदता नहीं था। तो टैरिफ और कोटा से हम एटलीस्ट अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाते थे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स बेटा, टैक्सेस, टैरिफ एंड कोटा, ठीक है। तो ये हमने थोड़े कम कर दिए ताकि फॉरेनर्स आके हमारे यहाँ पे सेटअप कर सके इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्री। इंपोर्टिंग लाइसेंस वॉज अबॉलिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्ड। इंपोर्टिंग लाइसेंस बिल्कुल अबॉलिश कर दिए गए, कुछ केस में सिर्फ रखा हमने अगर कोई हजार्डस प्रोडक्ट है या एनवायरमेंटल सेंसिटिव कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब बिल्कुल हटा दिए। ओके, आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन, छोड़ दीजिए। प्राइवेटाइजेशन, दैट इज द सेकंड पॉइंट। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट इन टू वेज। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके से प्राइवेट सेक्टर में चेंज हो सकती है, ठीक है, देखते हैं। ये तो सबको पता होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी में सबको पता है लिमिटेड आता है और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड आता है, ठीक है, लिमिटेड वर्ड नहीं आता है।
और उसमें 51% या मोस्ट ऑफ दी परसेंट 51 तो एटलीस्ट मान के चलिए गवर्नमेंट का रोल होता है। प्राइवेट में आपका खुद का है, गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चलिए देखते हैं। बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो गवर्नमेंट अपना वहां से विड्रॉ करने, अपने ओनरशिप को विड्रॉ कर ले, ठीक है, मैनेज करना उन्हें बंद कर दे। दूसरा है आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, या अपने पूरा का पूरा जो आउटराइट अपने राइट्स है वो सब किसको देख दें, प्राइवेट कंपनी को। दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय सेलिंग ऑल ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी और द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू पब्लिक इन नोन एज अ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट छोटा छोटा ये मान लीजिए, अगर आपके पास आप अपनी कंपनी का या आप अपनी किसी भी हिस्से का, जो सरकारी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसका कोई भी पार्ट आप प्राइवेट को बेच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारा लाइबिलिटीज हो गई हो, बहुत सारा बर्डन हो गया हो, आपके पास बहुत सारे डेप्ट हो गए हो, आप उतार नहीं पा रहे हैं, या जितना पैसा आपने उस कंपनी में लगाया उतना अच्छा अर्न नहीं कर पाए, उतनी जनरेट नहीं कर पाए रिवेन्यू। इस केस में बेटर है बंद नहीं करना है, आप ऐसा कीजिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाइए प्राइवेट सेक्टर की, ताकि वो उसको बेटर चला पाए। काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जो बेटर चलते भी हैं, ठीक है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे 3 तरह की कंपनीज होती हैं, महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज एंड मिनी रत्न। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनीज इज 11, प्लीज कीप इन माइंड, नवरत्न 14 एंड मिनी रत्न 74। आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है आप ट्रेड कर रहे हैं बट सब कंट्रीज के मिलके साथ कर रहे हैं, मिलकर। जैसे सपोज करो भारत को अफ्रीका से भी करना है, अमेरिका से भी करना है, रशिया से भी करना है, तो कोई ना कोई सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। भारत ही नहीं और भी कंट्रीज, इंडिया ही नहीं, अगर रशिया को कर रहे हैं तो उसे इंडिया से कुछ चाहिए होगा, अमेरिका से कुछ चाहिए होगा, चाइना से कुछ चाहिए होगा। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन। जब हम बाउंड्रीज से आउट या बियॉन्ड होकर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं। द वे दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकम मोर कनेक्टेड politically, economically and socially। जब लोग अराउंड द वर्ल्ड मोर कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन की हल्की सी डेफिनेशन। द स्प्रेड ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जॉब अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड कल्चर। जब हम ओवरऑल अपनी सराउंडिंग में देखें, हम चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं आपस में, देशों के बीच में, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यही ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस का एक आउटकम है। In outsourcing, a company hire regular services from external sources, mostly from the countries which was previously provided internally or formed within the country। मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन में एक एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है, और आपकी कंट्री में उतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो आप किसी फॉरेन कंट्री से बुला सकते हैं, ठीक है। या कोई रिसर्च चल रही है, आपको कोई एक्सपर्ट साइंटिस्ट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के, किसी पर्टिकुलर एरिया के, तो आपने फॉरेन कंट्री से बोल दिया। या इंडिया में बहुत एक्सपर्ट आईटी सेक्टर के लोग बैठे हैं, बाहर की कंट्री में उनकी डिमांड है, तो आईटी सेक्टर के लोगों ने अपनी वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, ठीक है। वो किसी भी वे में हो सकती है, लीगल एडवाइस हो सकती है, कंप्यूटर सर्विस हो सकती है, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, व्हाटएवर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्लीज शॉर्ट नोट में भी आता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, और आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो अंडरस्टूड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 1995 में आया। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, गेट के नाम से, दैट इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब बना, 1948 था क्या, पहले शुरू में यही था 1948 में जो बना, बाद में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, जो कब हुआ 1995 में, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, इसी को रिनोवेट करके बेटर करके हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1948 विद 23 कंट्रीज। कब, 23 कंट्री के साथ बना, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें हुआ क्या कि अगर भाई किसी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई इंटरचेंज कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, सर्विस हो, व्हाटएवर, तो उस केस में किसी 2 कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, उस सब का सॉल्यूशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर द ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज इन सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, चाहे वो बायलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल। बायलेटरल मीन्स 2 कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल 2 से ज़्यादा। थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दीजिए, ग्रेटर
एसेस कीजिए ताकि मार्केट इन्वॉल्व हो सकें और कंट्रीज आपके यहाँ पर आके सेटअप कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ठीक है, एट प्रेजेंट टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 164। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। द रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज कंप्लीटेड 1.5 डिकेड सिंस द इंट्रोडक्शन। रिफॉर्म्स अंडरस्टूड है, आएंगे तो सेटअप करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो 90 मान लीजिए 1.5 डिकेड्स, डिकेड्स मीन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो हमें कम से कम 15 साल अप्रॉक्स लग गया। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में ऑलरेडी मेंशन है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, the growth of GDP increased from 5.6% in 1980 to 1991 से लेके 8.2, 5.6 इससे इस ईयर में और 8.2 इससे इस ईयर में। ठीक है, ऑब्वियसली दिख रही है बढ़ती हुई। 5.6 से कितनी हुई? 8.2 हुई। ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन। जब ग्रोथ पीरियड शुरू हुई, रिफॉर्म्स शुरू हुए हमने किए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा था क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप। सर्विस सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ किया, काफ़ी बेटर। दिस इंडिकेट दैट द ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। वेल एग्रीकल्चर रिकॉर्ड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस एंड दिस द सेक्टर विटनेस नेगेटिव ग्रोथ सब्सिक्वेंट लेवल विल ईयरिंग हाई लेवल ग्रोथ। देखिए, कभी कभी चीज़ें एज अ सिस्टमैटिक नहीं होती। शुरू में किसी चीज़ में एक ग्रोथ तो है बट स्लो रेट से है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ रेट है बट हाई रेट से है। ठीक है, ओके। द ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब आप फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री आपके देश में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड FDI। पढ़ लीजिएगा, इस ईयर में कितना था? ठीक है, 1990 से लेकर 1991 में 100 मिलियन और ये 36 बिलियन हो गया 16-17 में, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, चलें ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो कुछ बेटर करने के लिए लेके आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्राइसिस है, उससे बेटर करना है, कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात माननी है, देशों के बीच में ज़्यादा बेटर हो सके। ठीक है, रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर में, रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रीज में, डिसइन्वेस्टमेंट। एक हल्का फुल्का सुन लीजिए, ग्रोथ होगा अगर बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आके सेटअप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि वो अपने साथ लोगों को उठा के नहीं लेके आएंगे, इंडिया के लोगों को ही काम मिलेगा। रिफॉर्म्स आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, इरिगेशन फैसिलिटी आएंगी, रोड, मार्केट, ये सब लिंक होंगे। ठीक है, बट ये फॉल क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज स्लो डाउन था, नो डाउट, बिल्कुल स्लो डाउन था क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था क्योंकि उसने जीडीपी के कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए ताकि डेवलप्ड कंट्री आके हमारे यहाँ पर मार्केट लगा सके। हम अच्छी मार्केट उनको रेडी मिल रही थी तो वो अपना यहाँ पे सेटअप लगाएंगे तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, और हमें भी इनकम जनरेट होगी। डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, बता चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज देख लीजिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज प्लेस लिमिट्स ऑन अ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल एंड सोशल सेक्टर। इसमें ऐसा क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर था वो सोशली नहीं था, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए नहीं, हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटल्स या स्कूल सर्विसेज या एजुकेशन सेक्टर, इन सब पे ध्यान ना देकर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर पे ध्यान था। चलिए कंक्लूजन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन and globalization policies has produced positive as well as negative aspect। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, चाहे तो चीज़ परफॉर्म बेटर तरीके से हो जाए या तो नहीं होगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं तो लगता है कभी कभी यार नहीं हो रहा है या बिल्कुल हो जाएगा। क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो 2 बार में 3 बार में समझते हैं, नो डाउट, है ना। तो ऐसे ही जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए 1991 में तो इसके भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, कुछ नेगेटिव। पढ़ते हैं। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। कुछ लोगों ने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह ली गई। ठीक है, क्योंकि बाहर की मार्केट आएंगी, बाहर की मार्केट नहीं, बाहर की कंट्रीज आएंगी, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा तो इनकम आएगी, वो खर्च करेंगे और इकोनॉमी अच्छे से सर्कुलेट करेगी और क्राइसिस वाला जो टाइम है वो ओवरकम कर जाएगा। बट कुछ लोगों ने इससे उल्टा कहा। उन्होंने कहा क्राइसिस के टाइम पे ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है क्योंकि इनइक्वालिटीज आई थी।
इनइक्वालिटीज इन द सेंस इंडियन इकोनॉमी और जो रिफॉर्म्स लाने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। वाई? बाहर की जो सेटअप हुई, अब देखो उन्हें थोड़ा लीलेंट है भाई, लाइसेंस अच्छे से प्रोवाइड करा दिया, उन्होंने सेटअप कर लिया, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो सोशल वर्क काम नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड है। तो किस पे काम कर रहा है? प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। और जो भी ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर लोगों के हाथ में होकर रह गई। Further, it was increase in the income and the quality of the consumption of only high income groups, and the growth has been concentrated only in some areas and the service sector such as technology, trade, real estate, entertainment, hospitality services rather than vital sectors. तो कहाँ पर कनेक्टेड रह गया? कुछ ही सेक्टर्स में कनेक्टेड रह गया, चाहे वो ट्रैवल हो, रियल हो, एंटरटेनमेंट हो, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो, ठीक है, इन सब में कनेक्टेड रह गया, बजाय अदर सेक्टर के भी जो जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे या जिससे बहुत सारे लोगों का जिंदगी जुड़ी हुई है यानी इनकम जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो वो सिर्फ कुछ ही ग्रुप में कंक्लूड होकर रह गया। तो समझ में आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट, ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट से। लिबरलाइजेशन समझ में आया, प्राइवेटाइजेशन समझ में आया, कुछ रिफॉर्म्स आए, उनके कुछ कैसे इम्पैक्ट थे, सर्विस सेक्टर ने कैसे जीडीपी में अपना ग्रोथ रेट को कैसे इंप्रूव किया है, एग्रीकल्चर ने उतना अच्छे से नहीं किया। कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा? दोनों एक्सपेक्ट्स हैं। कुछ लोगों ने कहा ये अपॉर्चुनिटी की तरीके से लिया गया, कुछ लोगों ने कहा नहीं, अगर बाहर की कंट्रीज आएंगी तो अंडरस्टूड है अपनी होमोजीनियस इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट है वो कुछ लोगों के हाथ में ही कंट्रोल रह गई। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।